हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि आपका एग्जाम है 19 को, तो उसके रिगार्डिंग ये जे.एन.के हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के जॉब रिलेटेड अवेयरनेस की वीडियो है। इसमें 10 एमसीक्यूज लाए गए हैं जो स्ट्रिक्ट टू सिलेबस हैं, जो आपके सिलेबस में चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, आपको पता है टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट हैं, जो लीगल टर्मिनोलॉजीज हैं दैट आर इंपॉर्टेंट, उर्दू टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। देन आपका फाइल हैंडलिंग प्रोसीजर क्या होता है, जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिक लीगल जो टर्मिनोलॉजीज हैं या कोर्ट टर्मिनोलॉजीज हैं, टाइप्स ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन क्या है, नोटिंग और ड्राफ्टिंग जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। नोटिंग ड्राफ्टिंग बेसिक की नोटिंग आपका इंटरनल कम्युनिकेशन में आता है, ड्राफ्टिंग एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आता है। एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू द डे वर्किंग ऑफ द जुडिशरी, तो ये सारे क्वेश्चंस हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे। स्ट्रिक्ट तो आपके सिलेबस ये रहेगा, लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं ये रहेंगे। अब स्क्रीन पर आपको काफी सारे कोर्सेज दिख रहे होंगे। इन सारे कोर्सेज को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आप ऐप पर विजिट कर सकते हैं। ऐप आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करो, JKCS ऐप, वहां पर आपको सारे कोर्सेज लेटेस्ट पैटर्न पर मिलेंगे एंड मॉक टेस्ट भी लेटेस्ट पैटर्न पर मिलेंगे। और अगर आपको कोई भी इशू आता है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी भी अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो फुल लेंथ, तो JKCS ऐप पर जाकर आप मॉक टेस्ट ले सकते हो। तो क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में दी है लीगल या उर्दू टर्म्स और लिस्ट 2 में आपको उसका मीनिंग बताना है। ठीक है, जिनको आंसर आते हैं वो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए। एफिडेविट, मुल्जिम, अपील, मुक्तरनामा, तो क्या मीनिंग है इनके, आप बताइए कमेंट सेक्शन में, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। एफिडेविट जो होता है ये हमने पहले भी पढ़ा है, जो पहले हमने प्रीवियस वीडियोस की थी उसमें हमने पढ़ा कि जो एफिडेविट है वो एक क्या है, रिटन स्टेटमेंट होता है। ठीक है, जो किसी पर्सन के थ्रू ओथ या शपथ कह लो उससे एफर्मेशन के साथ दिया जाता है। इस पर नोटरी पब्लिक या ओथ कमिश्नर के सामने साइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का नाम डॉक्यूमेंट्स में गलत हो गया तो वो एफिडेविट देकर डिक्लेयर करता है कि ये दोनों नाम उसी पर्सन के हैं। एफिडेविट कोर्ट में एक एविडेंस के रूप में भी यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा आंसर होगा एफिडेविट का, बताओ मुझे। सेकेंड स्टेटमेंट, स्वॉन रिटन स्टेटमेंट मेड ऑन ओथ, तो ए का आ गया 2, ए का 2 ए में है और सी में है। 50-50 एलिमिनेशन लगाई हमने और हमें पता आंसर ए या सी में से ही है। ठीक है, जब बी का देखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा एंड हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव फॉरवर्ड कर लेंगे। पेपर में तो हमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। मुल्जिम, मुल्जिम का मतलब होता है एक्यूज्ड या फिर हम कह सकते हैं आरोपी। पुलिस जिस पर्सन पर क्या करती है, क्राइम का ब्लेम लगाती है, उसे मुल्जिम कहते हैं। जब तक कोर्ट उसे गिल्टी प्रूफ ना करे तब तक वो सिर्फ एक्यूज्ड होता है। मुल्जिम आपका हो गया एक्यूज्ड। और मुजरिम जो होता है ना, मुजरिम, ये उर्दू टर्मिनोलॉजी का वर्ड है, इसको हम कहते हैं कन्विक्टेड क्रिमिनल, जो कोर्ट के थ्रू दोषी साबित हो चुका हो। ये जो अभी चल रहा है और ये जो दोषी साबित हो गया है, ये उर्दू टर्मिनोलॉजी में आता है। तो इसका क्या होगा, इसका है थर्ड आंसर। तो हमें पता है ए पार्ट यहाँ पर आंसर हो गया और पेपर में हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव फॉरवर्ड कर लेंगे, आगे का नहीं देखेंगे। बट अभी हम बाकी भी टर्म्स देख लेते हैं। अपील क्या है, अपील का मतलब है कि अगर किसी लोअर कोर्ट के डिसीजन से पार्टी सेटिस्फाई नहीं है तो वो हायर कोर्ट में उस डिसीजन को चैलेंज कर सकती है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन चला जाता है हाई कोर्ट में अपील, हाई कोर्ट का डिसीजन चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में अपील कुछ सर्टन केसेस में। अब मुक्तरनामा क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट इज मुक्तरनामा। ये होता है पावर ऑफ अटॉर्नी। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को एडवोकेट या एजेंट को अपनी तरफ से नाम करने का जैसे अधिकार देता है। इसे इंग्लिश में हम पावर ऑफ अटॉर्नी या POA भी कहते हैं। अगर कोई पर्सन फॉरेन में है और अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है तो वो किसी रिलेटिव को या अपने बेटे को मुक्तरनामा यानी पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ए पार्ट आंसर है। पर हमने पहले क्वेश्चन किया ना, इसी पैटर्न पर आपको उर्दू लीगल टर्म्स या नॉर्मल जो उर्दू लीगल टर्म्स ना हो, लीगल टर्म्स पर भी आपको आ सकते हैं जो कोर्ट में टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। फिर आपको जो फाइल हैंडलिंग प्रोसीजर है वो अच्छे से करना है, जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। देन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कौन सा इंटरनल कम्युनिकेशन में आता है, कौन सा एक्सटर्नल में आता है। मुझे बताओ कि नोटिंग जो है वो इंटरनल कम्युनिकेशन में आता है या फिर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आता है, और ड्राफ्टिंग जो है वो किस में आता है। ठीक है, ड्राफ्टिंग आपका, नोटिंग आपका इंटरनल कम्युनिकेशन है, ड्राफ्टिंग एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो करनी है।
उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कर लेना, जैसे कॉज लिस्ट हो गई, केस डायरी हो गई, फाइलिंग हो गई, रजिस्ट्री फंक्शंस हो गए। तो इन सब टॉपिक्स पर भी आप अच्छे से चीजें कर लेना। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न पर बताऊंगी, मैच द फॉलोइंग पर, देन हम मूव फॉरवर्ड करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि सारी टर्मिनोलॉजीज का पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दवा क्या है? गवाह, अदालत, हुक्म। तो इसको हमने इंग्लिश में मैच करना है। दवा क्या मतलब होता है कि क्लेम, क्लेम या केस यानी सूट जो किसी पर्सन के थ्रू कोर्ट में फाइल किया जाता है। जैसे राम ने अपनी जमीन के लिए कोर्ट में केस फाइल किया, तो इस केस को हम उर्दू में क्या कहेंगे? उर्दू में हम उसे कहेंगे दवा। ओके, तो इधर आ गया इसका क्लेम और सूट। गवाह तो पता ही है, गवाह क्या होता है? गवाह तो विटनेस होता है, वो पर्सन होता है जो कोर्ट में सच्चाई बताता है या किसी घटना जो उसने देखी हो उस इंसिडेंट के बारे में बताता है। तो इंसिडेंट देखने वाला आदमी जो होता है वो होता है गवाह। तो ये हो गया विटनेस, बी का 1। तो ए का 2, बी का 1, बी पार्ट में है, आंसर आपको यही मिल गया है। तो एग्जामिनेशन हॉल में आपने यहीं तक काम करना है। अदालत का मतलब है क्या? कोर्ट, ठीक है, ये थर्ड। और हुक्म क्या होगा? ऑर्डर, जजमेंट, कोर्ट का ऑर्डर या फिर जजमेंट। तो यहां आ गया इसका डी पार्ट। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। टाइम करो और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो। प्लेंट क्या होता है? शहादत, मुद्दा इलाही, डेक्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। प्लेंट होता है, प्लेंटिफ होता है, डिफेंडेंट होता है, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो सबसे पहले प्लेंट वो रिटन डॉक्यूमेंट होता है, प्लेंट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट जो प्लेंटिफ यानी जो केस करता है कोर्ट में, सिविल केस शुरू करने के लिए फाइल करता है। इससे ही सिविल सूट जो होता है उसकी क्या होती है? स्टार्टिंग होती है। तो जो प्लेंटिफ है वो प्लेंट फाइल करता है और इसी से सिविल जो सूट है उसकी क्या होती है? स्टार्ट होती है। किसके अगेंस्ट करता है? डिफेंडेंट के अगेंस्ट करता है। और फिर डिफेंडेंट क्या करता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। तो एक आ गया 2। शहादत का मतलब होता है एविडेंस या सबूत। कोर्ट में किसी बात को प्रूव करने के लिए जो गवाही या फिर डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं उसे शहादत कहते हैं। तो शहादत आपका आ गया एविडेंस, यानी बी का आ गया 1। देन मुद्दा इलाही उस पर्सन को कहते हैं जिसके खिलाफ क्या किया गया हो? केस किया गया हो, जिसके अगेंस्ट केस किया गया हो, वो होता है मुद्दा इलाही। इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं? डिफेंडेंट। और मुझे बताओ, जैसे यहां पर डिफेंडेंट हो गया ना मुद्दा इलाही उर्दू में, यहां पर प्लेंटिफ जो है वो प्लेंट कर रहा है, ठीक है, और प्लेंटिफ कर रहा है केस डिफेंडेंट के अगेंस्ट, यानी कि इस पर्सन के खिलाफ केस किया गया है। तो ये डिफेंडेंट उर्दू में हो गया मुद्दा इलाही। तो प्लेंटिफ को उर्दू में क्या कहते हैं ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ। ये आपका आ गया सी का 3rd। डेक्री क्या होता है? डेक्री कोर्ट का फाइनल रिटन डिसीजन होता है। डेक्री इज कोर्ट का फाइनल रिटन डिसीजन जो सिविल केस में जज के फाइनल जजमेंट के बाद इशू किया जाता है, यानी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट फाइनल एजुकेशन, ठीक है। तो ये आ गया डी पार्ट यहां पर इसका आंसर। ये मैंने एक एग्जाम्पल टाइप रखा है, इसमें आपको टर्म्स आ सकती हैं कैविएट, इंजंक्शन, सम्मन, बेल। तो मुझे बताओ कैविएट क्या होता है। जैसे 2 पर्सन्स हैं, ठीक है, इसके पास जमीन है, अब इसकी नजर इसकी क्या है? जमीन पर है, नजरें। तो इस पर्सन को शक है कि ये इंसान मेरी जमीन पर स्टे लगा सकता है। तो ये पर्सन क्या करेगा? ये पर्सन कोर्ट जाएगा और कोर्ट से पहले ही कैविएट जो है वो ले लेगा, ताकि ये पर्सन जब कोर्ट जाए तो कोई भी एक्शन लेने से पहले कोर्ट इसको नोटिस भेज दे। आप समझे बात? कि एक ये प्रोटेक्शन है कि अगर इस इंसान के खिलाफ कोई कोर्ट में जाकर इस इंसान के जमीन के लिए कोई कोर्ट में केस फाइल कर रहा है ये बंदा, तो ये पहले ही केविएट ले लेता है, और केविएट 3 महीने के लिए वैलिड रहता है, फिर उसे बार बार रिन्यू करवाना पड़ता है। तो उस पीरियड के दौरान अगर ये कोर्ट जाकर कोई एक्शन लेने लगे तो कोर्ट पहले ही जिसकी जमीन है उसको नोटिस भेज देगा। तो एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन जो है इसमें रहती है चीजों की, ठीक है। बहुत चीजों में लोग कैविएट लेते हैं, जैसे किसी की जॉब लगी है, उस पर कोई स्टे ऑर्डर है, तब भी कैविएट लिया जाता है, ठीक है। कैविएट का मतलब होता है कोर्ट को पहले से इन्फॉर्म, वार्निंग कर देना कि मेरे खिलाफ कोई ऑर्डर पास करने से पहले मेरी बात भी जरूर सुनी जाए। कैविएट मतलब पहले सुनो फिर ऑर्डर दो, ठीक है। तो इसका है सेकंड आंसर।
इंजंक्शन होता है आई एन से मतलब नेगेटिव मीनिंग है कोई, मतलब कोई चीज टेम्पररी है, टेम्पररी कोर्ट ऑर्डर होता है ये। इंजंक्शन कोर्ट का टेम्पररी ऑर्डर होता है जिसमें कोर्ट किसी पर्सन को कोई काम करने से रोक सकता है, कोई काम करने का ऑर्डर दे सकता है। अगर कोई आपकी जमीन पर जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो कोर्ट टेम्पररी इंजंक्शन देकर कंस्ट्रक्शन रोक सकता है। तो इंजंक्शन इज कोर्ट का टेम्पररी ऑर्डर। फर्स्ट ए का 2, बी का 1, ए पार्ट यहाँ पर इसका आंसर है। समन क्या होता है? एक ऑफिशियल नोटिस होता है जिसमें कोर्ट किसी पर्सन को कहती है कि इस डेट को कोर्ट में प्रेजेंट हो। ये विटनेस या एक्यूज दोनों को भेजा जा सकता है और कोर्ट में बुलाने का नोटिस होता है ये। तो यहाँ पर आ गया डायरेक्शन टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। बेल होता है टेम्पररी रिलीज फ्रॉम कस्टडी। बेल का मतलब है किसी अरेस्टेड पर्सन को टेम्पररी रिलीज देना जब तक केस चल रहा हो। इस दौरान कुछ कंडीशंस जो हैं फॉलो करनी पड़ती हैं, जैसे कोर्ट की डेट पर प्रेजेंट होना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ए पार्ट आंसर है। With reference to the type of communication commonly used in J&K High Court and other courts, consider the following statement। हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। पेपर में ध्यान रखना, यहाँ करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। और दूसरी चीज़ जो एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि किसी भी स्टेटमेंट पे आपको ओनली, इंडिपेंडेंट, एक्सेप्ट या कुछ ऐसे से वर्ड्स अगर दिखते हैं तो उस स्टेटमेंट के 99% चांसेस हैं कि वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। और मोस्टली एक ही स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, बाकी करेक्ट होती हैं। अगर आपको किसी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आइडिया नहीं है तो आप एक एजुकेटेड गेस यहाँ पर लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, क्या चीज देखनी है बताओ, आंसर कैसे पता चलेगा क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो ऑफिस ऑर्डर का यूज कोर्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए होता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो गए जैसे ड्यूटी अलॉटमेंट, सीट चेंज, ऑफिस टाइमिंग, लीव अरेंजमेंट, इंटरनल इंस्ट्रक्शंस, ये सब। तो यहाँ पर इसका ये क्या है? करेक्ट है स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? देखो यहाँ आपको ओनली वर्ड दिख रहा है ना, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ ओनली और कैन नेवर वर्ड्स जो हैं वो गलत है। हाई कोर्ट के ऑफिसर स्टाफ को भी इशू हो सकता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को भी इशू हो सकता है, और किसी कॉमन इंस्ट्रक्शन को सब तक पहुंचाने के लिए सर्कुलर यूज हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर स्टेटमेंट में आपको ओनली, नेवर, ऑलवेज, मस्ट जैसे एब्सोल्यूट वर्ड्स आए तो हमेशा स्टेटमेंट में 99% स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग होती है। थर्ड देखो यहाँ पर, नोटिफिकेशन का यूज ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए होता है, तो ये करेक्ट है, क्योंकि जैसे आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, ट्रांसफर नोटिफिकेशन है, अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन है, हॉलीडे नोटिफिकेशन है, न्यू रूल्स नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पर ये यूज होता है, करेक्ट है। इस तरह के क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। मेमोरेंडम पूछा जा सकता है, मेमो, ठीक है। मेमो एक इंटरनल कम्युनिकेशन होता है, जैसे हम पढ़ते हैं नोटिंग इंटरनल है, ड्राफ्टिंग एक्सटर्नल है, तो मेमो क्या है? इंटरनल कम्युनिकेशन होता है। इसमें जर्नली सर, मैडम या योर्स फेथफुली जैसे फॉर्मल सैल्यूटेशंस नहीं होते। मेमो का यूज आपको पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, मेमो का यूज क्या है? इंफॉर्मेशन देने के लिए, क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए, इंटरनल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी यहाँ करेक्ट है, तो यहाँ पर इसका आंसर है ए पार्ट। और अगर यहीं पर करेक्ट की जगह इनकरेक्ट पूछा होता और ऑप्शंस में होता थर्ड ओनली, तो आपका ये आंसर होता। ये क्वेश्चंस के लिए भी क्या रहना है? प्रिपेयर रहना है। लाइक ये देखो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर डाले हैं यहाँ पर, आपको इन क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना है, ठीक है। हर क्वेश्चन के साथ मैंने 2 to 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो विच टाइप ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन इज प्राइमरली यूज टू कन्वे इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस विद इन अ कोर्ट ऑफिस? तो इसका आंसर है ऑफिस ऑर्डर। कोर्ट ऑफिस के अंदर इंटरनली एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन देने के लिए सबसे ज्यादा यूज किस कम्युनिकेशन का होता है? तो वो होता है ऑफिस ऑर्डर का यूज। ऑफिस के अंदर स्टाफ को किस लिए होता है? ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, जैसे ड्यूटी की एलोकेशन, ऑफिस टाइम चेंज, ट्रांसफर, पोस्टिंग, लीव अरेंजमेंट, कमिटी फॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन। ये इंटरनल कम्युनिकेशन होती है और एम्प्लॉयज को क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है पब्लिक को या सभी कंसर्न लोगों को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वहां यूज होती है, ठीक है। जैसे कि आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है, ये तो पब्लिक के लिए। एग्जाम नोटिफिकेशन है या कोई रूल्स का नोटिफाई करना, ये आपका इंटरव्यू बेस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सर्कुलर क्या है? सेम इंफॉर्मेशन एक साथ बहुत सारे ऑफिसेज या एम्प्लॉयज तक पहुंचाने के लिए, जैसे कोई हॉलीडे सर्कुलर हो गया, अवेयरनेस सर्कुलर हो गया, पॉलिसी इंस्ट्रक्शन हो गया। ऑफिस ऑर्डर ऑफिस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस देने के लिए, इसलिए करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मेमोरेंडम क्या है? किसी एम्प्लॉय को इन्फॉर्मेशन देने, क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका होता है शोकेस मेमो, ठीक है, शो कॉज मेमो, ऑफिस मेमोरेंडम।
तो यहाँ पर इसका सी पार्ट आंसर। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। Which communication is generally issued for announcing appointment, transfer, recruitment, amendment to rule और public information? तो कौन सा आंसर होगा इनमें से? आंसर इज नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन क्या है? एक ऑफिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट होती है जो गवर्नमेंट या हाई कोर्ट सभी लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए जारी करती है। इसका यूज किन किन कामों के लिए होता है? अपॉइंटमेंट्स, जैसे किसी की जॉब लगाना, ट्रांसफर, रिक्रूटमेंट, अमेंडमेंट टू रूल्स, किसी रूल या कानून में क्या करना, अमेंडमेंट्स लाना, चेंज लाना, पब्लिक इंफॉर्मेशन यानी आम लोगों को जरूरी इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। जैसे हाईकोर्ट ने 100 जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज निकाली, तो इसकी जो जानकारी है, इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो किसके थ्रू दी जाएगी? नोटिफिकेशन के थ्रू दी जाएगी ना। ऑफिस नोट में क्या है? ऑफिस के अंदर फाइल पर ऑफिसर्स के बीच रिमार्क्स, सजेशंस लिखने के लिए होता है, जैसे पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए नहीं। मेमोरेंडम किसी एम्प्लॉय को इन्फॉर्मेशन देना, इंस्ट्रक्शन देना या एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए यूज होता है, ठीक है। और डीओ लेटर ऑफिसर्स के बीच पर्सनल टच के साथ ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए होता है, ओके। ऑफिसर से ऑफिसर पर्सनल जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है उसके लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर बी पार्ट इसका आंसर है। ऊपर के दिए हुए ऑप्शन से क्वेश्चन बनाया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन इज जनरली यूज्ड फॉर इनफॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू ऑफिसर्स ऑन ऑफिशियल मैटर? तो ये होता है डीओ लेटर, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है डीओ लेटर? इनफॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन गवर्नमेंट ऑफिसर टू ड्रॉ पर्सनल अटेंशन टू ऑफिशियल मैटर्स, ठीक है। कम्युनिकेशन जनरली डज नॉट कंटेन अ फॉर्मल सैल्यूटेशन सच एज सर या मैडम, तो यहां पर आएगा ऑफिस मेमोरेंडम, ए पार्ट इज द आंसर हियर। This form of official communication is used for internal correspondence within department or ministries. Following statement regarding official noting. तो noting और drafting के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। Noting क्या एक internal communication है? Noting क्या होता है? ऑफिस के अंदर इंटरनल यूज होती है ये। इसमें डीलिंग असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर या हायर ऑफिसर्स फाइल पर अपनी क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स, सजेशंस जो हैं वो लिखते हैं। इसका पर्पस होता है डिसीजन लेने में ये क्या करती है? हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय लीव के लिए अप्लाई करता है तो असिस्टेंट क्या करता है? उसकी नोटिंग लिखता है कि एम्प्लॉय के पास क्या है? 20 EL अवेलेबल है लीव रूल के हिसाब से। लीव सैंक्शन की जो लीव रूल होता है ना उसके हिसाब से कहेंगे कि जो लीव है वो सैंक्शन की जा सकती है। नोटिंग सिर्फ ऑफिस फाइल के अंदर रहेगी, ओके। तो नोटिंग क्या हो गया? इंटरनल, करेक्ट। सेकेंड क्या है? A note should contain only facts and should never include suggestion or recommendation. देखो यहाँ क्या वर्ड्स लगे हैं, only, never। यहीं से पता चल गया स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि नोटिंग सिर्फ फैक्ट्स तक लिमिटेड नहीं होती है। ये एक अच्छी नोटिंग में क्या क्या होता है? फैक्ट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, एनालिसिस होता है, सजेशंस होती हैं, रिकमेंडेशन होती है। तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि बताओ कि एक अच्छी नोटिंग में क्या क्या होता है, ओके। तो यहाँ पर ये चीज जो है सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। एवरी नोट शुड बी क्लियर, तो ये ठीक है, साफ और इजिली समझ आना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, शॉर्ट और टू द पॉइंट, ऑब्जेक्टिव, फैक्ट बेस्ड होने चाहिए, नो पर्सनल कमेंट, में किसी के अगेंस्ट पर्सनल ओपिनियन यहाँ नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फाइनल डिसीजन और ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड थ्रू नोटिंग इटसेल्फ, तो नोटिंग सिर्फ इंटरनल डिस्कशन होती है। फाइनल ऑर्डर पब्लिक है, एप्लीकेंट को ड्राफ्ट, लेटर, ऑफिस ऑर्डर, मेमोरेंडम, नोटिफिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है, नोटिंग के थ्रू नहीं किया जाता। जैसे फाइल पर नोटिंग लिखी लीव में बी सैंक्शन, उसके बाद ऑफिस ऑर्डर इशू होता है, मिस्टर एक्स इज ग्रांटेड लीव फ्रॉम 20 जुलाई टू 25, ये कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। नोटिंग फाइनल में नहीं जाती है, तो ये गलत है। तो इसका आंसर है ए पार्ट, ओनली स्टेटमेंट 1 एंड 3 इज करेक्ट। अब यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रही हूँ, कॉज लिस्ट, केस डायरी, फाइलिंग, रजिस्ट्री फंक्शन, इन सब टॉपिक्स पर ना बेंच क्लर्क क्या होता है, उसके बाद आप मुझे बताओ कि रीडर की जो पोस्ट होती है वो क्या होती है, क्या फंक्शंस होते हैं रीडर की पोस्ट के, ठीक है। तो ये सारे, नज़ीर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक्स देख लो अच्छे से। इंटरिम ऑर्डर, फाइनल जजमेंट, ये कैविएट, वकालतनामा, रिकॉर्ड रूम, डेकरी, तो ये सब टॉपिक्स पर आप खुद से भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और मैच द फॉलोइंग प्रैक्टिस जरूर करना। क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्राफ्टिंग इन ऑफिस प्रोसीजर। तो ड्राफ्टिंग क्या है पहले मुझे बताओ, ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है? ड्राफ्टिंग का मतलब होता है किसी लेटर, ऑफिस ऑर्डर, नोटिफिकेशन, मेमोरेंडम, सर्कुलर या किसी भी चीज की फाइनल वर्डिंग तैयार करना। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, जैसे रजिस्ट्रार है, जज,
सेक्रेटरी है, जिसको हम बेंच सेक्रेटरी भी बोलते हैं, के नाम से इशू किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रजिस्ट्रार ने डिसाइड किया कि एम्प्लॉय को प्रमोशन देनी है। अब जूनियर असिस्टेंट जो है उस डिसीजन के बेसिस पर क्या बनाएगा, प्रमोशन ऑर्डर का ड्राफ्ट बनाएगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड में कह रहे हैं ड्राफ्ट में वही बात लिखी जानी चाहिए जो फाइल पर अप्रूव हुई है। अपनी तरफ से हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं, डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते, जो अप्रूवल मिला है उसको एक्जैक्टली कम्युनिकेट करना। अगर फाइल में लिखा है ना कि लीव सैंक्शनड फॉर 10 डेज, तो आप 15 डेज नहीं लिख सकते। जो बोला गया है उतना ही लिखना है, खुद से कुछ भी ऐड नहीं करना है ड्राफ्टिंग में। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। जो अप्रूवल मिला होता है ना उसको एक्जैक्टली कम्युनिकेट करना होता है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर कह रहे हैं वंस अ ड्राफ्ट इज अप्रूव्ड नो मॉडिफिकेशन कैन बी मेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस मतलब किसी भी सिचुएशन में लिखा हुआ है। रियलिटी में अगर टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो करना पड़ेगा चेंज, फैक्चुअल मिस्टेक हो गई तब भी करना पड़ेगा चेंज, लीगल करेक्शन आ सकती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई नया डिसीजन दे दे तो अप्रूव ड्राफ्ट में भी करेक्शन या रिवाइज ड्राफ्ट बनाया जा सकता है। इसलिए कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। अगर आपको यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा होता थर्ड ओनली आंसर होता। अभी यहाँ पर फिलहाल करेक्ट पूछा है तो हम आगे देख लेते हैं। अच्छी ड्राफ्टिंग के रूल्स क्या होते हैं, आपको ये इस तरह से पूछ सकते हैं ना, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि अच्छी ड्राफ्टिंग के रूल्स क्या होते हैं। क्या रूल्स होते हैं, लैंग्वेज सिंपल और क्लियर होनी चाहिए, डबल मीनिंग वर्ड्स नहीं होने चाहिए, एक ही बात बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, कम्युनिकेशन कंसाइज और प्रीसाइज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ए पार्ट इज द आंसर, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ क्विक नोट्स में एक चीज नोट कर लो, इंटरिम ऑर्डर जो होता है ना ये होता है बेसिकली टेम्पररी रिलीफ। देन फाइनल जजमेंट इज फाइनल डिस्पोजल ऑफ केस। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेटमेंट्स देखो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है। इंटरिम ऑर्डर जो है का मतलब होता है टेम्पररी क्या ऑर्डर। ठीक है, कोर्ट जब केस चल रहा होता है ना तब किसी पार्टी को तुरंत रिलीफ देने के लिए क्या करती है, इंटरिम ऑर्डर पास करती है। ये ऑर्डर सिर्फ केस के चलने तक लागू रहती है, यानी कि जब तक पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स होगा तब तक ये लागू रहेगी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जमीन के डिस्प्यूट का केस चल रहा है तो कोर्ट इंटरिम ऑर्डर दे सकती है कि जब तक फाइनल डिसीजन ना आए कोई भी जमीन ना बेचे। ठीक है, सेकंड देखो, फाइनल जजमेंट का मतलब होता है कोर्ट का आखिरी फैसला। इसके बाद केस का डिसीजन हो जाता है, पार्टीज के राइट्स और लाइबिलिटी डिसाइड हो जाते हैं, केस क्या हो जाता है फिर एंड में, डिस्पोज, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, एवरी इंटरिम ऑर्डर परमानेंटली डिसाइड द राइट ऑफ पार्टी। तो ये गलत है स्टेटमेंट, ये सिर्फ टेम्पररी एग्रीमेंट होता है। पार्टीज के फाइनल राइट फाइनल जजमेंट में डिसाइड होते हैं, इंटरिम में नहीं होते हैं। ठीक है, तो थर्ड गलत है, यहाँ पर करेक्ट पूछा था तो सी पार्ट आपका आंसर है। क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजर्नमेंट से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं जो एडजर्नमेंट होता है उसका मतलब होता है कि कोर्ट की हियरिंग को किसी और डेट के लिए क्या करना, टाल देना। ठीक है, यानी कि पोस्टपोन करना। इससे जो केस होता है ना, केस खत्म नहीं होता है, सिर्फ उसको क्या मिलती है, एक नेक्स्ट डेट मिल जाती है, एक अगली तारीख मिल जाती है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हियरिंग होनी थी लेकिन जज लीव पर है या लॉयर प्रेजेंट नहीं है तो कोर्ट क्या बोलती है, कोर्ट बोलती है केस एडजॉर्न्ड टू, लाइक नेक्स्ट डेट कोई भी दे देगी, 25 की दे देगी। ठीक है, 25 जुलाई इस तरह से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड कह रहे हैं एवरी एडजॉर्नमेंट ऑटोमेटिकली, अब एवरी लगा है ना, स्टेटमेंट रॉन्ग है। हर बार एडजॉर्नमेंट होने से केस डिसमिस नहीं होता है। एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है सिर्फ अगली तारीख दे देना, नेक्स्ट डेट दे देना। केस तभी डिसमिस होता है जब कोई कानून के हिसाब से उसके अलग रीजंस हों, जैसे बार बार नॉन अपेयरेंस या बार बार कोई डिफॉल्ट आ रहा है या बार बार नॉन अपेयरेंस आ रही है, वो तब होता है। ठीक है, थर्ड में क्या है, जब कोर्ट हियरिंग पोस्टपोन करती है तो आमतौर पर ऑर्डर शीट में रीजंस भी लिखा जाता है। ठीक है, जज ऑन लीव या एडवोकेट एब्सेंट, टाइम सॉट बाय पार्टीज, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए टाइम चाहिए। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। तो बी पार्ट यहाँ इसका आंसर है। करेक्ट स्टेटमेंट्स जो है फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। ओके, एडजॉर्नमेंट हो गया अगली डेट, केस डिसमिस होना नहीं होता है। एंड एडजॉर्नमेंट का रीजन कोर्ट ऑर्डर जो कोर्ट रिकॉर्ड होती है ना वो करती है। ठीक है, उर्दू टर्मिनोलॉजीज को हमने मैच करना है, मुल्जिम, मुद्दई, मुद्दई लाही, शहादत।
प्लेंटिफ क्या करता है, प्लेंट फाइल करता है, किसके अगेंस्ट करता है, डिफेंडेंट के अगेंस्ट करता है। और फिर डिफेंडेंट क्या करता है इसके लिए, वो आप मुझे बताओ। और इन दोनों को उर्दू में क्या कहते हैं, प्लेंटिफ को क्या कहते हैं। मुलजिम तो आपको पता ही होगा, मुलजिम इज एक्यूज्ड, अ पर्सन सस्पेक्टेड और चार्ज्ड विद अ क्राइम, मतलब अभी उसको रखा गया है, अभी उस पर एक्शन नहीं हुआ, अभी कह रहे हैं कि इसने किया होगा, ठीक है। मुद्दई क्या हुआ, मुद्दई इज प्लेंटिफ, मुद्दई इज प्लेंटिफ, द पर्सन हु ब्रिंग्स अ केस अगेंस्ट अनदर इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मुद्दई इज आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जो पर्सन करता है केस, जो प्लेंट फाइल करता है, अनदर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। और वो अनदर कौन होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए चीजें याद रखें। ये जो अनदर है ना, ये पर्सन है मुद्दई या प्लेंटिफ, और ये केस जो है दिस इज प्लेंट, और ये जो अनदर है ये कौन है, डिफेंडेंट है, ठीक है। शहादत होता है एविडेंस, और मुद्देलाही होता है डिफेंडेंट। एन इंडिविजुअल, कंपनी या इंस्टीट्यूशन जिसको सू किया गया हो या एक्यूज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, जिसको दोषी ठहराया जाए। कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है जिसको सू किया गया है या फिर एक्यूज्ड करार किया गया है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। क्या आंसर है इसका मुझे आप बताइए। ए पार्ट, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी। ऑफिस मेमोरेंडम इज मेनली यूज्ड फॉर, किस लिए यूज होता है। ऑफिस मेमोरेंडम एक ऑफिशियल ऑफिस डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो एक ही ऑफिस या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज होता है। इसका यूज ऑफिस के अंदर इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, पॉलिसीज या रूल्स बताने के लिए होता है, क्लैरिफिकेशन देने के लिए होता है, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाई कोर्ट रजिस्ट्रार सभी सेक्शंस को ऑफिस मेमोरेंडम भेजता है कि 1 अगस्त से ऑफिस टाइमिंग जो है 9:30 AM से लेकर 5:30 PM होगी। तो ये ऑफिस मेमोरेंडम है क्योंकि ये ऑफिस के अंदर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, इंटरनल ऑफिशियल कम्युनिकेशन। जुडिशियल ऑर्डर में क्या आएगा, जुडिशियल ऑर्डर जज कोर्ट में पास करता है, ओके। पब्लिक एडवर्टीजमेंट्स आम लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए होती हैं, और गैजेट पब्लिकेशन में लॉज होते हैं, नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट पब्लिश होती हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ कि जिनका भी 19 जुलाई को एग्जाम है जूनियर असिस्टेंट जेन के हाई कोर्ट का, उनके सेंटर्स कहाँ पर बने हैं। क्या किसी का अखनूर में सेंटर बना है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अखनूर में, और बताना कहाँ कहाँ सेंटर्स बने हैं, ठीक है, ताकि हम कनेक्ट कर पाएँ कमेंट सेक्शन में। और सेकेंडली, एंड में अपना आउट ऑफ 10 आपका क्या स्कोर है उसे ज़रूर मेंशन करें नेगेटिव मार्किंग लगाकर। इससे आपकी एक एनालिसिस जो है वो अच्छी होती है कि कहाँ पर आपके वीक पॉइंट रहते हैं, ठीक है। और कम्युनिकेशन इंटेंडेड टू एक्सप्लेन और क्लैरिफाई एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस टू अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिस, इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर। सर्कुलर एक ऐसा ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है जो एक ही इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन को एक साथ बहुत सारे कहाँ ऑफिसेज में या बहुत सारे डिपार्टमेंट्स तक पहुंचाने के लिए यूज होता है। किसी पुराने ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन को क्लैरिफाई करना, नए गाइडलाइन या इंस्ट्रक्शन सभी ऑफिसेज को एक साथ बांटना, या सभी ऑफिसेज में यूनिफॉर्मिटी यानी एक जैसे इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करना। एंडोर्समेंट क्या होता है, जब किसी लेटर या डॉक्यूमेंट को फॉरवर्ड किया जाता है या किसी और ऑफिस को भेजा जाता है उसे एंडोर्समेंट कहते हैं। प्रोसीडिंग क्या होता है, प्रोसीडिंग किसी मीटिंग या इंक्वायरी की ऑफिशियल रिकॉर्ड या रिपोर्ट होती है। ऑफिस ऑर्डर के अंदर के एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जैसे ट्रांसफर, लीव, ड्यूटी एलोकेशन के लिए इशू होता है, ठीक है। तो ए पार्ट यहाँ पर आंसर था। अब मुझे बताओ आउट ऑफ 10 नेगेटिव मार्किंग लगाकर आपने कितना स्कोर किया, और किस किस का सेंटर कहाँ पर बना हुआ है, और किन टॉपिक्स पर आपको और वीडियोस चाहिए।